morning, dear students. Today we will read chapter first, the Indian Constitution of class 8. So let's start. In this chapter, we are going to begin with football. Again, many of you have probably heard of or even played. तो बच्चों, हम जो ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे. आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा. As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. और बच्चों, जैसे कि इसके नाम से अंदाज़ा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है, यानी कि पैरों से ही खेला जाता है. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. तो फुटबॉल में एक बच्चों रूल है कि अगर गोलकीपर के अलावा कोई और खिलाड़ी इसकी गेंद जो है फुटबॉल को अगर बाँह से नहीं छू सकता, ये इसका रूल होता है. एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज फॉल. और अगर किसी ने खिलाड़ी ने इसको छू लिया तो फाउल या गलत माना जाता है. ठीक है. सो इफ़ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर. कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगें तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं. Each of these rules helps define the game and helps us distinguish one game from another. इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. इन नियमों बच्चों, ये जो इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं. उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. बच्चों, बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं. समुदाय मीन्स कम्युनिटी. वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है रूल्स के अंडर में. आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है. जिस डॉक्यूमेंट में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं. अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझे. नाउ वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 6 एंड 7th इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स. तो बच्चों, क्लास 6 और 7th में भी हमने अपने जो सिविक्स की बुक में जो बुक थी आपकी, उसमें हमने भारतीय संविधान पर हम चर्चा कर चुके हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रॉट इट. तो बच्चों, आप कभी ये सोचते हो इन किताबों को पढ़ कर के आप ये सवाल आपके अंदर आता है कि संविधान की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया या ये किसने लिखा? ये क्वेश्चंस तो रेज होते हैं ना. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज़. अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और हम भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर भी ध्यान देंगे. ईच ऑफ दीज फीचर्स इज़ क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक. इस बुक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया है. ठीक है बच्चों, ये तो इसका बैकग्राउंड था. तो हम अभी चैप्टर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं. अब बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होता है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक देश को संविधान की क्या ज़रूरत होती है.
Today, most countries in the world have a constitution. आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस. जो संविधान है कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है. द फर्स्ट इट लेज out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. पहला यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, यानी कि उन्हें सीक्वेंस में बताता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं. अ कंट्री और Put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. यानी संविधान ही बताता है हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, कम्युनिटी होती है बच्चों. उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो. ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि यह सभी इश्यूज़ पर वो एग्री हों. A constitution helps serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ रूल्स है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. इन बातों का मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं. दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है. Until recently Nepal was a monarchy. समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन adopted in 1990 reflected the fact that the final authority rested with the king. ठीक है बच्चों, ये घटना आपने भी सुनी होगी अपने पेरेंट्स से, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. तो सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी. इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था. ठीक है बच्चों, वहाँ पर राजा राज करता था. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. हाँ, तो बच्चों ये अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे राजा का राजतंत्र था. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी. नेपाल के कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते आ रहे थे. इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई, है ना बच्चों. अब आगे पढ़ते हैं. द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश. अब जो राजा के पावर्स का अंत तो वहाँ पे हो गया था. नेपाल एज द डेमोक्रेसी.
नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है ये सब तो हो गया था बच्चों। अभी नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। सो दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट। और इसी पे बेस पे क्वेश्चन भी आएगा आपको कि वाई डू पीपल ऑफ नेपाल नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र में the reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नए संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते थे, इसलिए उन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना सही माना। अब बच्चों, एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. बच्चों, जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। द कैप्शन अलोंगसाइड एलाबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। यही कारण है बच्चों कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के जो पिक्चर दी गई है उसके साथ दिए गए जो अंश हैं में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। In countries that have adopted a democratic form of government or policy, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या आप ये भी कह सकते हैं राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. तो बच्चों, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the Constitution usually provides safeguards against this. इस तरह की अब बच्चों ये भी होता है, लोकतंत्र में हम अपने खुद नेता चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके, लेकिन फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशंस हैं। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई ये जो पिक्चर है बच्चों, इसमें जो स्टोरी दी गई है उसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें जो मॉनिटर है वो क्लास के एक बच्चे अनिल को पनिश करवा देता है टीचर से, क्योंकि उससे अपना उसको पनिश कराना था, तो उसने अपना दुरुपयोग किया अपनी पावर्स का जो मॉनिटर को मिली थी। ठीक है। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सके। ठीक है बच्चों, अगर कोई
मिसयूज़ करता है तो उसके रूल्स रेगुलेशन उसमें संविधान में ही हैं। In this case of the Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले एक पार्ट में दिए गए हैं। क्या आपको ठीक है बच्चों, अभी जो हम पार्ट आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसमें दिया गया है many of these laws contained in the section on fundamental rights. ठीक है, do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in school from class 7th book? तो बच्चों आपको वो चैप्टर याद है जो दलित राइटर एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के अनुभव थे जो स्कूल में 7th की बुक में चैप्टर था। In that chapter we talked about the discrimination Om Prakash faced because he was Dalit. उस चैप्टर में हमने जो भेदभाव हुआ था उनके साथ वो हमने पढ़ा था। ठीक है, किस बेस पे हुआ था? क्योंकि वो एक दलित थे। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है बच्चों, वो जो हमने एग्जाम्पल आपको याद दिलाया, अब वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। क्लियर अप टू हियर? Now, another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. लोकतंत्र में संविधान का एक और महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह, कोई भी ग्रुप है जो पावरफुल है, किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। ठीक है बच्चों, The storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. अब जो नीचे सिचुएशन दी गई है इसमें यही बताया गया है, आप इसमें डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट जो ग्रुप होता है लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। Where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. ठीक है, as the above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny of the majority. और बच्चों बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. तो जो अल्पसंख्यक हैं बच्चों, जो बहुसंख्यकों क्या होता है, जो मेजॉरिटी है, और अल्पसंख्यक क्या होता है बच्चों, माइनॉरिटी, जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। ठीक है, उनको किसी भी ऐसी चीज़ से वंचित ना रहना पड़े, उनको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, तो यही इंश्योर करता है हमारा संविधान। ठीक है, क्लियर अप टू हियर? अनदर रीज़न व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस tyranny to domination by the majority of a minority. अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। This can refer to one community dominating another, that is inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, that is intra-community domination. यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक यानी कि इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक यानी कि इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं।
ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें. This may sound strange, but what is meant by this that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests, and the constitution helps us guard against this. बच्चों, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है. असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं. ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस. तो संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है. लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. तो आओ ये जो नीचे पिक्चर्स दे रखे हैं इसके थ्रू हम और क्लियरली समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं पूरी स्टोरी जो दे रखे हैं. Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in. संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है. For example, it is possible that many people who live in the democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need to strong dictator to set this right. उदाहरण के तौर पर बच्चों एग्जाम्पल अगर हम समझें, हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है. इसलिए अब उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए. ठीक है. Swept by this emotion, they may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interest. इसी भावना में बहकर लोग अक्सर इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा. तानाशाही ठीक नहीं रहता ना. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantees rights of citizens and protect their freedom. यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है, एश्योरेंस मिलती है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है. फ्रॉम द above discussion you will understand that the constitution plays a very important role in democratic societies. अब बच्चों जितने एग्जाम्पल्स हमने ऊपर पढ़े हैं तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of the Indian Constitution. अब आइए अब हम भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करेंगे और इस बात को समझेंगे कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों के रूप में किस तरह ग्रहण करते हैं, किस तरह हम उनको एडॉप्ट करते हैं. ठीक है बच्चों, तो अभी नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स की फीचर्स. भारतीय संविधान के बारे में और उसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं. बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. और जो
स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, है ना बच्चों। उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। उन्होंने जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. अब उसमें क्या बनाया गया था रूल कि औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को इक्वल माना जाना चाहिए, समान माना जाना चाहिए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नमेंट में। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. अब बच्चों क्या था कि उन्हें पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए गवर्नमेंट में, उनको ये अधिकार था। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों, ये सब पूरा डिज़ाइन करना था, पूरा प्लान करना था। दिस वॉज नॉट डन बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. अब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में तो बना नहीं। अब उसके लिए क्या किया गया था, इसके बाद तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश का तो नहीं था, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था। 300 लोगों का योगदान था। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही थी। अब अगले 3 साल तक उनकी मीटिंग्स चलती रही थी, ठीक है। These members of Constituent Assembly had a huge task before them. संविधान सभा के इन सभी सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. हमारे देश के कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, ना ही एक धर्म था, ना ही एक जैसी संस्कृति थी। Who spoke different languages, वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग धर्म से थे और एक अलग उनका एक कल्चर था। Also when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. भारत और पाकिस्तान बच्चों वैसे ही जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, ठीक है। The partition, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. और ये सभी संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। जनता की आर्थिक सामाजिक स्थिति भयानक थी, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे उनके सामने ये इश्यूज़ थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहुत बहादुरी से पूरा किया। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. उन्होंने बहुत दायित्व अपने बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील डॉक्यूमेंट दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति यानी डाइवर्सिटी के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो
डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया था। ठीक है। The final document who reflects their concern for eradication of poverty through socio-economic reform as well as emphasizing the crucial role, अभी जैसे मैंने आपको बताया, role the people can play in choosing their representative. Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the author of this document were grappling within. आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। उनके सामने ये काफ़ी एक चुनौती भरा काम था बच्चों। Try and understand the ways in which they try to balance these concerns with their commitment to transforming the independent India into a strong democratic society. इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। तो नंबर 1 पॉइंट है फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब है बच्चों, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। अब भारत में भी हमारे एक तो राज्य स्तर पर सरकार है और एक केंद्रीय सरकार है। पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन द योर क्लास 6th बुक। और 6th बुक की में एक चैप्टर जो आपने पढ़ा था पंचायती राज के बारे में, वो थर्ड टायर है गवर्नमेंट का। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7 बुक्स। फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था 7th क्लास में। एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस साल हम बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि यहाँ शासन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी में बैठे मुट्ठी भर लोग ही दूसरे देश के फैसले न लेने लगें। ठीक है, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट क्या था, इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सकें। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on central issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार था, यानी कि उन्हें ऑटोनोमस राइट्स दे दिए गए थे। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। The Constitution contains lists that detail the issues that each tier of government can make laws on. इसके साथ ही संविधान में कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई, कुछ लिस्ट है बच्चों, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। In addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get the money from the work that it does. इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर, जो प्रत्येक लेवल है बच्चों, उसकी सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। अंडर फेडरलिज्म, अब जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अंडर फेडरलिज्म द स्टेट are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. भारत के सभी लोग
जो भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों के सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुआ फेडरलिज्म। सो नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. अब सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है। Your class 7 book began with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election. बच्चों, आपने कांता की स्टोरी याद है? 7th क्लास में हमने पढ़ी थी, जो वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी थी। हु वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन, जो इलेक्शन के दौरान वो वोट के लिए लाइन में खड़ी थी। यहाँ एक पिक्चर दी गई है, आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. जो भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, उसको बच्चों हमने पढ़ा था ना, अडल्ट फ्रेंचाइज। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष के ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। दिस मीन्स that the people of India have a direct role in electing their representative. इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं इंडिया के, भारत के, उनको अधिकार है कि वो अपना एक प्रतिनिधित्व चुन सकें। Also every citizen of the country irrespective of his her social background can also contest an election. इससे ये भी है, उन्हें विश्वास था बच्चों कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों का प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फ़र्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। और यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि पीपल ऑफ इंडिया कोई भी जो डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव तो चूज़ कर ही सकते हैं, बल्कि वो हर सिटीजन को ये अधिकार मिलता है कि वो देश में अपना सोशियो बैकग्राउंड होने के कोई भी कंटेस्ट भी कर सकते हैं इलेक्शन में। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अब इनकी जवाबदेही क्या होगी? जनता को होगी। यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेशन इज़ क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट 2 इन दिस बुक। अब यूनिट 2 में इसी किताब में हम पढ़ेंगे बच्चों कि रिप्रेजेंटेशन जो है क्रूशियल क्यों है लोकतांत्रिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, यहाँ ये आप पिक्चर्स और उनके कैप्शंस भी पढ़ सकते हैं। नाउ थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। संविधान, इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 कौन कौन से हैं? दीज आर लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो ये कौन कौन से हैं बच्चों? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। The legislature refers to our elected representative. तो लेजिस्लेचर में क्या होता है? कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है, विधायिका, विधायिका में हमें अपने निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। द एग्जीक्यूटिव इज़ द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो लोग कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। The judiciary of which you will read more in unit 3 of this book। और जुडिशरी क्या है जिसके बारे में हम इसी बुक में चैप्टर 3 यूनिट 3 में पढ़ेंगे, रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। और हमारे देश में जो न्यायपालिका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन सभी ब्रांचेस में कोई करप्शन ना हो। The Constitution says that each of these organs should exercise different powers। तो इन सभी जितने अंग हैं इन सभी को अलग अलग एक्सरसाइज करनी होगी, अलग अलग पावर्स दी गई हैं। Through this each organ acts as the check on the
other organs of government, and this ensures the balance of power between all three. अब क्या होता है बच्चों कि इसमें एक सरकार के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए, यानी कि वो उसका मिसयूज़ न कर सकें, उसके लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, यानी कि उस पर एक आई रखता है, एंड इन तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहेगा। नाउ आगे हम देखते हैं इस पिक्चर में द वर्ड। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। द सेक्शन on fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। Colonial rule had created a certain suspicion of the government in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति डाउट का भाव पैदा कर दिया था, यानी कि उन्हें संदेह था। इसलिए राष्ट्रवादी क्या चाहते थे, टू एंश्योर, यहाँ तक हो गया था बच्चों, नेशनलिस्ट, एंड दे वांटेड टू एंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन मिसयूज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, रिटर्न में कुछ होना चाहिए, है ना। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द स्टेट। इसीलिए मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। The Constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals. इसी तरह बच्चों संविधान जो है राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। Moreover, the various minority communities also express the need for the Constitution to include rights that would protect their group. विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सकें। The Constitution therefore also guarantees the rights of minorities against the majority. फलस्वरूप जो इसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों, बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. तो इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। तो पहला क्या होगा, पहला यही होगा कि इन अधिकारों के बारे में अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. और दूसरा, सेकंड क्या होगा कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy. मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। This section was designed by the members of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform and to serve as a guide to independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ये पार्ट ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके, रिफॉर्म्स लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को
मार्गदर्शक के रूप में हमेशा सामने रखें। ठीक है बच्चों, तो ये था फंडामेंटल राइट्स। अभी फंडामेंटल राइट्स में भी देयर आर 6, तो इनका डिटेल में हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आ सकता है। द फंडामेंटल राइट्स, यहाँ एक कॉलम में दिए ब्लू में आप देख सकते हैं। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, फर्स्ट क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और सेक्स। और इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. और सभी नागरिकों को खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होता है, वो कहीं भी जा सकते हैं। But there are exceptions to this that you will read about later in this book. लेकिन इसमें कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिनके बारे में हम इस किताब में आगे पढ़ेंगे। The practice of untouchability has also been abolished. छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। Now next is right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रीडम का क्या है बच्चों, आइए पढ़ते हैं। This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कोई भी कारोबार करने का अधिकार शामिल है। Third one is right against exploitation. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor and children working under 14 years of age. ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। Child labor is a crime. So fourth is right to freedom of religion. Religious freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। And the fifth is cultural and educational rights. The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. संविधान में ये भी कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय जो माइनॉरिटीज़ हैं अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। Right to constitutional remedies. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. और छठा और आखिरी है अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत तक जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेकुलरिज्म, उसको भी देख लेते हैं। आइए। Secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। We will read more about this in the following chapter. हम इसके बारे में अगले लेसन में पढ़ेंगे और भी डिटेल में। Now you understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. अब आप इस बारे में इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय करता है कि देश का संविधान कैसा होगा। The constitution plays a crucial role
in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. संविधान में उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संविधान, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं. Just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game. जैसे बच्चों हमने पहले भी एग्जाम्पल पढ़ा था फुटबॉल का कि फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह सो ऑन द सेम पैटर्न Indian constitution has been changed over the years to reflect new concerns of the polity. जिस तरह फुटबॉल का नियम बदल जाता है ना, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है. We saw this in the case of Nepal and how it needs to adopt a new constitution after it has recently become a democratic society. हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी. हमने एग्जाम्पल्स पहले आपको समझा दिया था. The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. हमने ऊपर भारतीय संविधान के जिन आयामों का अभी जिक्र किया है वे काफ़ी बार जटिल दिखाई देते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है. Don't worry too much about this for a moment. तो लेकिन आप ज़्यादा इसके बारे में अभी चिंता मत कीजिए. In the rest of the book as well as in your higher classes you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantively what they mean. तो बच्चों आगे हम अगली क्लासेस में भारतीय संविधान के सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे, यानी डिटेल में उनको पढ़ पाएंगे. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ही चैप्टर था. आई होप यू अंडरस्टैंड the chapter and thank you for watching.